नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर रायबरेली से, जहां सांसद राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है। कई परियोजनाओं का राहुल गांधी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का भी राहुल गांधी उद्घाटन करेंगे। दिशा के होने वाली बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। 10:30 बजे के करीब फुर्सतगंज एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंचेंगे। इस दौरान वो सड़क मार्ग होते हुए 11 बजे डिग्री कॉलेज चौराहा पहुंचेंगे। शहीद चौक के उद्घाटन के बाद 11:30 बजे के करीब वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां वो दिशा की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। डीजीपी चयन को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया है। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था की जा रही है। स्थायी पद देने की व्यवस्था बनाई भी जा रही है। बता दें कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 पे अखिलेश यादव ने ये बड़ा कमेंट किया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत कुमार को जो बीजेपी है वो पूर्णकालिक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि एक स्थायी पद देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड ने 2024 को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका चयन करेगी। वहीं कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति भी होगा। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने यूपी के बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ये व्यवस्था 2 साल बढ़ाने की तो नहीं है। इसी को लेकर आपको बता दें, प्रशांत कुमार जो डीजीपी है उन्हीं पर तंज कसने को लेकर अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए हैं कि कहीं बड़े अधिकारी को देने के लिए तो यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला नहीं लिया है। तो आपको बता दें कि यूपीपीएससी के अध्यक्ष और उनकी ओर से नामित व्यक्ति की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एसीएस या प्रमुख सचिव होंगे। एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी भी होगी। वहीं कैबिनेट बैठक में डीजीपी पद के लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी बची होने की भी बात कही गई है। आपको बता दें, एक बार चुने जाने पर 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल भी बढ़ेगा। इसी कैबिनेट की बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी बड़े अधिकारी को। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? अभी कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया कि डीजीपी चयन को लेकर एक नियमावली बनाई गई। अब डीजीपी का चयन यूपी की कमेटी करेगी। इस पर अब पूरी तरह से सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और यह इशारा किया है कि अपने चहेते अधिकारी को अस्थायी डीजीपी पद पर बैठाने की पूरी तैयारी की गई है। यही वजह है कि यह नियमावली लाई गई है। और बता दें प्रज्ञा की, जिस तरह से अगर बात करें डीजीपी के चयन को लेकर, डीजीपी के अस्थायित्व को लेकर, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना भी साधते चले आ रहे हैं और यह कह चुके हैं कि योगी सरकार अस्थायी डीजीपी नहीं नियुक्त करना चाहती। शायद इन्हीं सवालों से बचने के लिए, आरोप प्रत्यारोपों से बचने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट का अहम फैसला हुआ। और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कथित तौर पर खींचतान का भी इशारा किया है। साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कि एक्सपर्ट की जिस तरह से दिल्ली की लगाम अपने हाथों में ली गई है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि 2 साल तक कार्यकाल नहीं चलेगा। ऐसे में डीजीपी की नियुक्ति करना कहाँ तक ठीक है कि
लेकिन तय आसिफ, किया गया अगर है। बात की जाए कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें पैटर्न है कि आईएएस आईपीएस वो सेंट्रल लेवल पे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि डीजीपी एक पोस्ट है यूपीएससी में, आईपीएस की जो सबसे हायर लेवल की पोस्ट होती है वो डीजीपी की होती है, तो अगर यूपी गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस करती है तो वो धरातल पर कितना सही होगा? देखिए, अभी तक जो नियम था कि एक पैनल भेजा जाता था कई आईपीएस अफसरों के दिल्ली, और वहां पर चयन होता था कि अगला डीजीपी कौन होगा। लेकिन जिस तरह से यूपी की बात करें तो यूपी में अस्थायी डीजीपी लगातार नियुक्त किए जाते रहे हैं, इसमें बदलाव किया गया है। अगर बदलाव के रिएक्शन की बात करें तो अब सीधे तौर पर विपक्षी यानी कि खास तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नियमावली का विरोध किया है और यह भी कहने की कोशिश की है कि चाहे जो भी सरकार रहेगी अपने चहेते आईपीएस को डीजीपी की कुर्सी पर बैठाएगी, और डीजीपी की कुर्सी का मतलब है कि पुलिस मुखिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक सवाल में कई सवाल दागे जा चुके हैं। फिलहाल जिस तरह से अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर चाहे जो भी डीजीपी होगा कानून व्यवस्था को अहमियत देगा और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर वह सजग रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आसिफ जो है डीजीपी को लेकर केंद्र और योगी सरकार के बीच कई बार हमने देखा है खींचतान हुई है, इसी को लेकर अखिलेश यादव निशाना भी साधते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह से ये जो डीजीपी चयन को लेकर प्रस्ताव बीते दिन कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है, अब इसको किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? क्योंकि अब इससे एक चीज तो साफ है, अगर ये आगे बढ़ता है ये प्रस्ताव तो इसका मतलब ये है कि जो डीजीपी का चयन है वो यूपी की तरफ से या फिर जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से किया जाएगा साफ तौर पर। देखिए रिया, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ फैसला लेने में काफी मजबूत माने जाते हैं और यही वजह है कि उनके फैसलों को लेकर सराहना भी की जाती है, विपक्ष निशाना भी साधता है। और यहाँ पर अगर बात करें यूपी और केंद्र के रिश्तों की तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही नहीं, लेकिन सिर्फ पहले विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा था कि यूपी में स्थायी डीजीपी नहीं है। अब जब स्थायी जो प्रशांत कुमार है उन्हें स्थायी डीजीपी बनाने को लेकर बात हो रही है तो अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रिया, यह सियासत है और हर मसले पर विपक्षी हो या फिर सत्ता पक्ष हो सियासत में शामिल हो जाता है। और जिस तरह से अभी तक समाजवादी पार्टी प्रमुख की तरफ से अस्थायी डीजीपी की मांग तेजी से उठाई जा रही थी, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए कि डीजीपी के स्थायी चयन की तो अगर देखा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो मोस्टली चेंजेस होने की वजह से राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर वो खराब हो जाता है, तो अगर स्थायी डीजीपी बना दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं 2 साल तक फिक्स होगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है, तो फिर इस पे सवाल उठाने के कोई मायने नहीं नजर आते। निश्चित तौर पर प्रज्ञागत अस्थायी डीजीपी रहेगा तो लाइन ऑर्डर को लेकर चिंतित भी रहेगा। अगर अस्थायी डीजीपी है तो उसके मन में हमेशा डर सताता रहेगा कि कब वह हटा दिया जाए। और योगी सरकार एक नियमावली लाई है जिस तरह से अब इस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। हालांकि योगी सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि अस्थायी डीजीपी तैनाती की कमान अब सरकार के हाथ में होगी, क्योंकि जिस तरह से चयन को लेकर तमाम प्रयास लगाए जाते रहेंगे, इस पर अब पूरी तरह से विराम लगेगा। जो कमेटी है वह तुरंत मुहर लगा देगी। लेकिन बात रही कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी की ऐसी कुर्सी है कि वो हमेशा सजग भी रहता है। अगर प्रशांत कुमार की बात करें तो चाहे ISI मॉड्यूल का ध्वस्तीकरण हो, उसके कारिंदों को पकड़ने का, या फिर ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर अपराधियों का एनकाउंटर करने का मामला हो, या फिर जीरो टॉलरेंस की, लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार इन सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं। और शायद यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रयास है कि
आने वाले अस्थायी डीजीपी के तौर पर प्रशांत कुमार बिल्कुल, की क्योंकि तैनाती चुनाव भी होगी। सर पर है आसिफ, यही वजह कि अखिलेश यादव हर मसले को अब मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। हालांकि जिस तरह से यूपी कैबिनेट की अगर बात करें, जिस तरह से डीजीपी चयन को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, अब इसको लेकर भी अखिलेश यादव पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। झारखंड में भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिलेगा। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली रैली कोडरमा विधानसभा में होगी। 3 जनसभाओं को संबोधित इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और सीएम योगी की तीसरी जनसभा आमबागान ग्राउंड में होगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा अब झारखंड में भी देखने को मिलेगा। झारखंड में चुनावी समर तेज होता जा रहा है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है। ऐसे में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां तूफानी प्रचार प्रसार किया था और आज एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी ताकत वहां सीएम योगी आदित्यनाथ झोंकेंगे। झारखंड में चुनावी जनसभा के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। आज सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो झारखंड में रैली भी करेंगे। पहली रैली उनकी कोडरमा विधानसभा में होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से अब झारखंड की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इससे पहले बीते दिन पीएम मोदी ने झारखंड में चुनावी हुंकार भरी थी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बारी। अगर बात करें, क्योंकि हिंदुत्व का काफी बड़ा चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। हरियाणा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट फुल था। अब झारखंड की अगर बात करें, किस तरह से, क्या कुछ तैयारियां? देखिए रिया, अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के, तो उनके सितारे बेहद बुलंद चल रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की एक डिमांड हुई, उन्होंने संवाद स्थापित किया और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। इससे पहले अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार चुनावी प्रचार किया था और बीजेपी की सरकार बन गई। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होने हैं और दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड भी बढ़ी है। और आज झारखंड के कोडरमा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और एक मैसेज देंगे कि बीजेपी सरकार ही सबका भला कर सकती है, सबका विकास कर सकती है। और जो संबोधन रहता है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो वाक्य रहते हैं, वह कहीं न कहीं लोगों को हिट करते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आदिवासी लोग ज्यादा हैं, तो उसको किस तरह से साधने की कोशिश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, अगर बात करें झारखंड की चुनाव की, तो झारखंड में बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौतियां भी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है और यहाँ पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर यहाँ पर चुनावी संबोधन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े काम किए हैं और यही वजह है कि आदिवासी समुदाय भी कहीं न कहीं बीजेपी से लगातार जुड़ रहा है। और अगर बात हिंदुत्व की करें तो एक मैसेज पहले ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर आदिवासी समाज की बात करें तो यह भी हिंदू श्रेणी में आते हैं, हिंदुत्व का सम्मान करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व और आदिवासियों
को अपने पाले में करने के बिल्कुल, लिए क्योंकि कोशिश संबोधन यही करेंगे। होगी आसिफ की जनता को साधा जा सके और जो हिंदू हैं उनके वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से यूपी में भी उपचुनाव है 9 सीटों पर, हालांकि डेट अब बदल गई है, अब 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव है, उसके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ को समय देना है, यूपी भी देखना है और उसके बाद झारखंड भी और बाकी अन्य राज्यों में जहां उपचुनाव होने हैं वहां भी। अब ऐसे में किस तरह से मैनेज किया जाएगा? और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनका कद जो है बढ़ता जा रहा है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उनके बाद सीधे योगी आदित्यनाथ को जो है स्टार प्रचारक बनाया जाता है। देखिए, अगर बात करें चुनाव की तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी रहती है। चुनाव ना भी होता है तब भी बीजेपी के जो नेता हैं वो उन्हें आम जनता के बीच बने रहने का निर्देश साफ तौर पर दिया जाता है। वहीं अगर चुनावी रैलियों की बात करें तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो उनसे कम कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नहीं आंका जा सकता। क्योंकि अगर बात रैलियों की करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों और जनसभा को संबोधित करने का एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। और जो कार्यक्रम होता है पहले से तय होता है, कार्यक्रम के तहत ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा कहाँ होनी है वहाँ पहुँचते हैं और साफ तौर पर हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान देते हैं, जिससे कहीं न कहीं और यही हमने देखा भी आसिफ की लोकसभा चुनाव के दौरान जो हिंदू वोट बैंक था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और अब यही वजह की एक तरह से नैरेटिव जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही है और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मैराथन जो है रैलियां वो हर राज्य में करने की जो है तैयारी है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे नगर विकास प्रमुख सचिव। आपको बता दें 11 बजे मेला प्राधिकरण कार्यालय में बैठक होगी। महाकुंभ के अफसरों के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद महाकुंभ क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो आपको बता दें कि आज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नगर विकास प्रमुख सचिव जो हैं वो जायजा लेंगे। इसके साथ ही 11 बजे मेला प्राधिकरण कार्यालय में ये बैठक होगी। महाकुंभ के जितने भी अफसरों की तैनाती की गई है उसमें जो सबसे प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि बैठक के बाद महाकुंभ क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे अधिकारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, जिसमें नगर विकास प्रमुख सचिव हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही 11 बजे मेला प्राधिकरण कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक के दौरान महाकुंभ के अफसरों के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। तो इस साल फरवरी में महाकुंभ का मेला होने वाला है, जिसको लेकर यूपी सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है। लगातार इसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, इससे पहले जेपी नड्डा भी वहां पे दौरा किए थे। अब जो अधिकारी है उनको पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो वहां का जायजा लिए। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। रिजवी, क्या कुछ जानकारी है? आज महाकुंभ की तैयारियों का जितने भी अधिकारी हैं वो जायजा लेने वाले हैं। जो काम है उसमें भी तेजी आई है, क्योंकि अब जो समय सीमा है वो बहुत ज्यादा बची नहीं। दिसंबर में इसकी समय सीमा है, जो भी फर्जी कार्य है या जो भी कार्य है उसको तेजी से कराना है। ऐसे में जो अधिकारी हैं या पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद आए थे, अब नगर विकास सचिव जो है वो 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। तमाम जो विभागों से जुड़े मामले हैं उस पर जो अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे, काम की प्रगति के बारे में जानेंगे। न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि जो स्थलीय निरीक्षण है जहाँ पे कार्य कराए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करने भी जाएंगे। 2 दिनों तक रहेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब जल्द से जल्द काम पूरा हो और समय से काम पूरा हो, इसके लिए अधिकारी भी कहीं न कहीं दौरे कर रहे हैं। क्योंकि काफी कम समय जो है रह गया है। 2025 की शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में होना है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा महत्व भी रखता है, क्योंकि कोशिश यही की जाएगी कि इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके। ऐसे में किस तरह से तैयारियां?
बिल्कुल जो अनुमान है करीब 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संगम नगरी आएंगे। ऐसे में दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम विभागीय जो अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से अपने अपने विभागों से काम समय पर पूरा कराने के लिए तत्पर हैं। मुख्यमंत्री खुद भी किसी इसमें उनका सीधा दखल है, तो ऐसे में उनकी भी निगाहें हैं। लेकिन अधिकारी जो समय सीमा है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में काम को सही समय पर पूरा किया जाए और बेहतर काम किया जाए। बिल्कुल शोएब, अगर बात की जाए महाकुंभ मेले की तो ये विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। अगर उसकी बात की जाए तो किस तरह से विदेशी पर्यटकों के लिए वहां व्यवस्था की जाएगी? देखिए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहा है। उसके अलावा जो विदेशी मेहमान आएंगे उनको किस तरह से, चाहे पुलिस के लोग हों या टूरिस्ट हों या जो नाविक हैं या जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको भी इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जो भी बाहर के लोग आएंगे उनके साथ आपका व्यवहार किस तरह से होगा, किस तरह से आपका संवाद होगा, किस तरह से एक अच्छी इमेज, अच्छी छवि बने, उसको लेकर के बाकायदा तैयारी की जा रही है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो हर स्तर पर कह सकते हैं कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो भी यहाँ पर माँ गंगा से आशीर्वाद लेने आए वो एक अच्छी छवि और अच्छे वातावरण में यहाँ की चीजों को देखे और एक अच्छा और सुखद अनुभव लेकर यहाँ से जाए। और बिल्कुल शोएब, देखना ये होगा कि इस बार महाकुंभ की तैयारियां किस तरह हो रही है, किस तरह से इसे भव्य रूप दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।